Hello बच्चों, so today we are discussing the solution of income tax IPCC May 24 एग्जामिनेशन। मैं डिटेल सॉल्यूशन ड्राफ्ट किया है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बच्चों पेपर वाज क्वाइट इजी। आईसीए ने जो भी टॉपिक कवर किए होंगे बड़े बेसिक क्वेश्चन पूछे, ऐसा हम एग्जाम्पल में कवर करते हैं। अमेंडमेंट के नाम पे कुछ भी चीज कवर नहीं की गई, बिल्कुल ना के बराबर अमेंडमेंट कवर की गई। और क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपल्सरी क्वेश्चन है वो काफी हद तक कॉपी पेस्ट है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ आईसीआई मॉड्यूल इटसेल्फ पीजीबीपी। बच्चों इस वीडियो में हम डिटेल क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, वी आर डिस्कसिंग द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द ईच क्वेश्चन। तो मुझे लगता है क्वेश्चन में अच्छी अच्छी बातें हैं जहां बच्चे गलती कर सकते हैं, या फिर जो क्वेश्चन और अच्छा हो सकता था अगर ऐसा ना होता तो, है ना, वो छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। एज यूजुअल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, आपको टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी दोनों चीजें निकालनी थी, सिर्फ टोटल इनकम नहीं टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ दो कंसेप्ट रिवाइज करना चाहता हूं। पहला कंसेप्ट है बच्चों सेक्शन 44AD प्रिजम्पटिव, जो कहता है अगर कोई एसएससी बिजनेस में है और उसकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, तो अगर वो चाहे तो अपना रिटर्न विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करे, और सिर्फ जो रिटर्न है जो इनकम है पीजीबीपी जो है तो 8/6% दिखा दे ऑफ द टर्नओवर, प्रोवाइडेड टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो और अपना बुक्स अकाउंट मेंटेन ना करे, 8 और 6% अपना टर्नओवर का प्रॉफिट दिखा दे, ये एक्सेप्ट। इसमें सेक्शन है बच्चों 44AD सबसेक्शन 4, जो कहता है कि अगर आज से पहले से आप 44AD लेते आए हो, मतलब अपनी जो कंप्यूटेशन है, जो टोटल इनकम है, जो पीजीबीपी है, वो आप प्रिजम्पटिव बेस पे निकालते आए हो, तो आप इस साल अगर नेट बेस पे जाना चाहते हो, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके खर्चे लेस करके जो नेट बेस है, मान लो PY 23-24 में आप चाहते हो मैं अपना प्रिजम्पटिव पे ना जाओ, नेट बेस पे जाओ, तब जा सकते हो। बट अगर इस साल आप चले गए, यहाँ पे ऑप्शन है चले गए, तो बट नेक्स्ट 5 ईयर्स, जो नेक्स्ट 5 ईयर्स हैं, जैसे PY 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28 and 28, 29. This 5 years you have to mandatorily अपना go outside 44AD, या 44AD क्लेम नहीं कर पाओगे, यहाँ पे आपको नेट बेस पे ही अपनी रिटर्न भरनी पड़ेगी। मतलब बुक्स अकाउंट मेंटेन करो, नेट बेस दिखाओ, जो भी प्रॉफिट आ रहा है और उसी के बेस पे आपको पीजीपी निकलेगा, आप 44AD नहीं ले सकते फॉर दिस 5 ईयर। तो दिस डिफॉल्ट ईयर, ये डिफॉल्ट हो गया, जिसमें आपने खुद ही चॉइस किया कि 44AD से बाहर निकलना चाहते हो, तो इस साल और इसके अगले 5 साल आपको नेट बेस पे ही अपना बुक्स अकाउंट मेंटेन करके रिटर्न भरना पड़ेगा, और इन 6 के 6 साल डिफॉल्ट प्लस दिस बैच ऑफ 5 ईयर आपको टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये 44AD बोलता है। अब एक सेक्शन है 44AB जो कहता है आपको टैक्स ऑडिट कब करवाना है इन केस ऑफ रेफरेंस। वो फर्स्ट केस है कि अगर आपकी टर्नओवर जो है 1 करोड़ से एक्सीड कर दिया या फिर 10 करोड़, राइट, इन द केस ऑफ अगर बैंक के थ्रू आ रहा है, या फिर आप पे 44AD4 लग रहा है, मतलब वो 6 साल जो भी डिफॉल्ट प्लस 5 ईयर भी डिस्कस किया मैंने, तो इन अगर 1 करोड़ टर्नओवर एक्सीड कर दिया तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना है, या फिर 44AD4 लग रहा है। 1 करोड़ से टर्नओवर एक्सीड कर रही है, बट अगर आप 44AD में जा रहे हो तो रिजल्ट करवाने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मान लो आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ की है तो 2 करोड़ से कम है तो 44AD में जा रहे हो प्रिजम्पटिव में, उस केस में आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपकी 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर पे टैक्स ऑडिट है, या फिर वो 6 साल में आपका टैक्स ऑडिट है, इवन इफ आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम हो, तो वो 6 साल तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना ही करवाना है मैंडेटरी। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स, इफ एन एसएससी, अज्यूम करो देयर इज एन एसएससी मिस्टर ए जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, लेस देन 2 करोड़, बट वो नेट बेस पे अपना रिटर्न भरना चाहते हैं, वो प्रिजम्पटिव में जाना नहीं चाहते, 44AD में नहीं जाना चाहते, और साथ के साथ वो टैक्स ऑडिट भी नहीं करवाना चाहते। ही डजंट वांट टू बी कवर्ड बाय 44AB, टैक्स ऑडिट में भी आना चाहते। तो ऐसा हो सकता है क्या बच्चों? ऐसा एक ही केस में हो सकता है जब आज से पहले उन्होंने कभी 44AD ना लिया हो और उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से भी कम। अगर उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम होगी तो फर्स्ट पॉइंट में तो नहीं आए, और अगर आज से पहले 44AD नहीं लिया तो 44AD4 में भी नहीं आए। बिकॉज 44AD4 कब कहता है कि आज से पहले आपने 44AD लेते आ रहे हो और जिस साल आप नेट बेस पे जाते हो, डिफॉल्ट करते हो, है ना, तो अगले 5 साल तक आपको 44AD नहीं मिलेगा। पर मैंने अगर आज से पहले कभी 44AD लिया ही नहीं तो डिफॉल्ट का मतलब ही नहीं आया।
ठीक है ना। तो मैं टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो मैं ना मैं फर्स्ट पॉइंट में आया ना मैं सेकंड पॉइंट में आया, और मैं नेट बेस पे दिखा दूंगा विदाउट टैक्स ऑडिट। जैसे मैं अब समझाता हूँ, मान लो ये ईयर से, ईयर 1 में बिजनेस स्टार्ट हुआ, टर्नओवर थी लेस देन 1 करोड़, तो एसएससी ने नेट बेस पे दिखाया विदाउट टैक्स ऑडिट, फाइन है। ईयर 2 में अगेन टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ थी, एसएससी ने नेट बेस पे दिखाया अपना विदाउट टैक्स ऑडिट, गुड, कोई दिक्कत नहीं। ईयर 3 में मान लो उसका जो प्रॉफिट था एज बुक्स ऑफ अकाउंट वो 8% ज्यादा आने लग गया, तो ही क्लेम्स 44A कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ऑडिट आने का मतलब ही नहीं बनता। टर्नओवर 1 करोड़ से कम है मान लो, या 2 करोड़ से कम। नाउ ईयर 4 में जो बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट है वो फिर से कम आ गया एज कंपेयर टू 8%, तो उसने नेट बेस पे दिखाया। अब उसको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा इवन इफ उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम भी हो तो ये जो 2 साल है, पहले 2 साल जहां उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम थी, तो फोर्थ ईयर में भी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, फर्स्ट और सेकंड में भी नेट पे दिखा रहा है, फोर्थ में भी नेट पे दिखा रहा है, बट फर्स्ट और सेकंड में ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है और फोर्थ ईयर में है। आप समझते हो ना क्यों? बिकॉज फोर्थ में एक साल पहले वो 44 ले चुका है, ठीक है, आप समझ गए। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को जो मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ वो डिस्कस करता हूँ। कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, पीएनएल अकाउंट दे रखा है, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, और कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। तो एक एडजस्टमेंट है वो मैं डिस्कस करना चाहता था आपके साथ। तो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में बच्चों एक खर्चा डेबिट किया हुआ है, इंटरेस्ट टू बैंक ऑन मशीनरी टर्म लोन 60,000 रुपीज, ठीक है। एडजस्टमेंट का पॉइंट नंबर 4 है, वो कहता है बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड अप टू 31 मार्च 2024 वाज 20,000 एंड द बैलेंस वाज पेड इन अक्टूबर 24। तो 60,000 का जो खर्चा है जो इंटरेस्ट में पे कर रहा हूँ बैंक को फॉर द टर्म लोन, उसमें से मैंने 20,000 तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पे कर दिया 31 मार्च 24 तक, और 40,000 जो पे किया है मैंने वो पे किया है अक्टूबर 24 में। बच्चों सेक्शन है 43B जो कहता है कि अगर इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपको डिडक्शन मिल जाएगी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर आपने उसका वो इंटरेस्ट पे किया होगा बाय द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अगर ड्यू डेट के बाद पे किया है तो जिस साल पे किया उस साल ले लो, अगर ड्यू डेट तक पे किया तो प्रीवियस ईयर में ही मिल जाएगा। तो इस 20,000 के ऊपर तो कोई इशू नहीं है। नाउ द क्वेश्चन कम अबाउट द 40,000, क्या ये 40,000 ड्यू डेट तक पे किया है? अगर ड्यू डेट तक पे किया है तो डिडक्शन मिल जाएगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। अगर ड्यू डेट तक पे नहीं किया 40,000 मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे चाहिए ड्यू डेट क्या है। आपको पता है इंडिविजुअल के केस में ड्यू डेट होती है 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर बिजनेसमैन के लिए। अगर उसकी बुक्स ऑडिट हो रही है 44AB एप्लीकेबल है तो 31 अक्टूबर, अदरवाइज 31 जुलाई, ठीक है। तो ये पेमेंट भी अक्टूबर में है। टू डिसाइड कि इस पेमेंट डिडक्शन 43 भी लगेगा नहीं लगेगा, इस पेमेंट डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी, अब मुझे डिसाइड करना है कि उस पर ऑडिट हो रहा है नहीं हो रहा। बिकॉज अगर ऑडिट होगा तो 31 अक्टूबर होगी तो डिडक्शन मिल जाएगी, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। तो अगर ऑडिट नहीं हो रहा होगा तो ड्यू डेट 31 जुलाई हो जाएगी, तो 40,000 ऐड करने पड़ेगी, सिंपल। अब ऑडिट हो रहा है या नहीं हो रहा इसके पहले इसकी टर्नओवर देखते हैं। बच्चों इस साल की टर्नओवर है 43,50,000, तो इसका मतलब 1 करोड़ से कम है, तो फर्स्ट पॉइंट में तो आता नहीं 44AB के। नाउ इस ऑडिट जब भी बन सकता है व्हेन ही इज कवर्ड अंडर सेक्शन 44AD4। अगर 44AD4 में आएगा तो ही अपना ऑडिट हो सकता है, अदरवाइज ऑडिट नहीं होगा। तो क्वेश्चन इज साइलेंट, तो आपको एजम्पशन लेनी पड़ेगी कि वो 4484 एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। अज्यूम करो आप ये एजम्पशन लेते हो कि 4484 एप्लीकेबल हो रहा है। जब आप कहते हो कि 4484 एप्लीकेबल हो रहा है, इसका मतलब आप कह रहे हो वो दिस 4 या फिर इसके आगे वाले 5 साल, ये जो साल है जो क्वेश्चन में जो साल में से पूछा गया है वो इसका है, इन 6 सालों में से कोई ना कोई साल, ठीक है, हो सकता है। बट क्या सेकेंड एजम्पशन एप्लीकेबल है क्या कि 4484 एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा? तो आराम से कैन आई से कि 4484 एप्लीकेबल नहीं हो रहा, उसका मतलब मैं कह रहा हूं ये जो साल है मेरा क्वेश्चन में वो इस साल में से कोई ना कोई है। मतलब आज से पहले उसने कभी 44AD नहीं लिया, बिल्कुल हो सकता है नहीं लिया, और वो इस साल भी 44AD नहीं लेना चाहता, दो ही ले सकता है बिकॉज 4484 नहीं लग रहा, वो ही इज नॉट अ बैच ऑफ दिस 5 ईयर्स, उन 5 सालों के बैच में से नहीं है, वो ले सकता है बट वो लेना नहीं चाहता। तो आपके हिसाब से क्या ये एसएससी 44AD लेना चाहेगा या नहीं चाहेगा?
अगर आप देखो इसकी टर्नओवर है बच्चों 43,50,000। अगर 4480 में सब पीजीबीपी निकालूं, प्रॉफिट निकालूं तो इंटू 8% मानूं तो आता है 3,48,000। 8% अपना 4480 में। इसका प्रॉफिट अभी आ रहा है 13,56,000। एडजस्टमेंट वगैरह करने के मोटा मोटा 10 लाख आ जाएगा मान लो, जब करोगे ये मोटा मोटा 10 लाख ही आएगा। इस केस में अगर आप 4484 में कवर नहीं हो, मतलब यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट बैच फॉर 5 ईयर्स, तो क्या 4480 क्लेम नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? बिकॉज प्रॉफिट काफी कम है 4480 में, है ना? तो अगर आप ये एज्यूमशन लेते हो कि 4484 में कवर नहीं है, तो कंसेप्चुअली आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट एज्यूमशन। अब कवर नहीं है तो इसका 4480 लो ना, फिर आप लो। आईसीए डजंट वांट यू कि आप इसका 4480 लो, तो आपको यही एजम्पशन लेनी चाहिए कि वो 4484 में कवर्ड है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ दैट 5 ईयर्स। तो इसके लिए इवन इफ बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, बस उसको वही ज्यादा दिखाना पड़ेगा, उसी पे टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज वो उन 5 सालों का पार्ट है जिसमें 4480 अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो इन दैट केस इसका जो ड्यू डेट है वो आ जाएगा 31 अक्टूबर। अगर 4484 लग गया तो टैक्स मैंडेटरी हो गया, तो ड्यू डेट हो गया 31 अक्टूबर। और उस केस में इसने पे किया है अक्टूबर में, तो 43 भी इन्वोक नहीं होगा और पूरे पूरे डिडक्शन मिल जाएगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, लेस किया हुआ पीएनएल में दुआ से कुछ करने की जरूरत नहीं। समझ गए? सो दिस वाज क्वाइट अ ट्रिकी पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आई डोंट थिंक कि आईसीआई वांट्स ऑल दिस थॉट प्रोसेस आप एग्जाम के टाइम पे लगाओ, है ना? आई थिंक ये गलती से ऐसा ड्राफ्ट हो गया है क्वेश्चन, इतना सोचा नहीं होगा कि इसकी ऐसे ऐसे इंप्लीकेशन हो सकती हैं। तो आप जो भी एजम्पशन लो कि 31 जुलाई है ड्यू डेट या 31 अक्टूबर है, विदाउट एनी रीजन मेरे हिसाब से दोनों एजम्पशन के बेस पे आपको मार्क्स दे देगा आईसीआई, है ना? लेकिन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था कि ये अपना कंसेप्चुअली इसका क्या मतलब है, ठीक है? अगर आप देखोगे ना एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन कोई पेश किया गया क्वेश्चन नंबर 9 से, बट क्वेश्चन नंबर 9 में ना यहाँ पे नवंबर लिखा हुआ है। वंस इट इज नवंबर तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है, ड्यू डेट जुलाई या अक्टूबर है, इन दैट केस तो 43 में डिसलॉ हो गई होगा ड्यू डेट के बाद ही, इवन अक्टूबर भी। तो ये जो डिस्प्यूट है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, यही नहीं आता, ये डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकेंडली, उस क्वेश्चन में ना टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर, तो 4418 एप्लीकेबल, ठीक है? तो दिस इज वन पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस विद यू। मेरे हिसाब से आपको कोई डर लगने की जरूरत नहीं है। आपने जिस भी एग्जामिशन लेके आंसर दिया होगा, आपने चाहे ऐड किया होगा 40,000, चाहे ऐड नहीं किया होगा, दोनों में आपको मार्क्स मिलने चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अपना, बिकॉज दिस क्वाइट वेरी टेक्निकल पॉइंट, और एग्जाम प्रेशर में इतना थॉट प्रोसेस अप्लाई करना इज नॉट, मतलब ये एक्सपेक्ट करना कि स्टूडेंट इतना थॉट प्रोसेस अप्लाई करेगा इज नॉट रीजनेबल। समबडी में से कि 4480 में जो ये 8 को 6% है, इट्स अ मिनिमम थ्रेशोल्ड। एसएससी चाहे तो हायर अमाउंट भी दिखा सकता है, बट ये हायर अमाउंट की इंटरप्रिटेशन ना सीए कभी ना आईपीसीसी में ना फाइनल में बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है। व्हाट इज दिस हायर अमाउंट? इज इट टैक्सेबल प्रॉफिट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट? इज इट अकाउंटिंग प्रॉफिट? इज इट कैश प्रॉफिट? है ना? तो हमारा जो आईपीसीसी में है वो यही चलता है कि 8%, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट 8% ज्यादा आ रहा है तो प्रिजम्पटिव में आ जाओ, अब बुक्स ऑफ अकाउंट में 8% से कम आ रहा है तो आप नॉर्मल में आ जाओ, प्रिफर्ड करवा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट था। आई जस्ट वांट टू अपना एक बार आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। कुछ और डिटेल डिस्कशन करना हो, आपके कोई डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हो तो आप मुझे 1-to-1 डिस्कस कर सकते हो। एक छोटा सा पॉइंट है बच्चों, पॉइंट नंबर 3, वो था अ सम ऑफ 4,000 पर मंथ वाज पेड एज सैलरी टू अ स्टाफ थ्रू आउट द ईयर एंड दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो एज इट इज पॉइंट ये क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है ना? तो ये कह रहा है कि 4,000 रुपए महीने की हमने सैलरी दिया किसी बंदे को, वो हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो आप रिकॉर्ड कर लो, उसकी डिडक्शन दे दो 48,000 की। मॉड्यूल कहता है इसे ऑल्टरनेटिव भी है। एक तो व्यू यही है कि आपने रिकॉर्ड करना भूल गया तो जेन्युइन एरर है, ओमिशन है, आप अपना रिकॉर्ड करो और इसको लेस कर दो प्रॉफिट में से। क्योंकि सेकंड व्यू ये हो सकता है कि इसे अनस्पेंड इनकम, तो 48,000 ऐड होगा जो अनस्पेंड इनकम है, अनस्पेंड इनकम के अगेंस्ट कोई खर्चा नहीं मिलता तो कुछ लेस डिडक्शन नहीं मिलेगी, और ये जो इनकम है स्पेशल रेट पे टैक्स होगी 60%। ये क्वेश्चन बच्चों आईसीआई वांटेड कि आप ओल्ड स्कीम में करो,
शिफ्टिंग आउट ऑफ अ डिफॉल्ट स्कीम। रादर अगर न्यू स्कीम में देते तो शायद थोड़ा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता। पेपर को इजी बनाने की कोशिश की गई है। ये पॉइंट भी दे दिया कि प्रॉपर्टी 45 लाख की है, लोन 25 लाख का है, सैंक्शन डेट दे दियो, साथ में ये भी लिख दिया 80EE डिडक्शन के लिए अवेलेबल है। या तो ये ब्रैकेट ना लिखते या फिर 80EE ना लिखते, है ना, नॉन शेयर लिख दिए। अगर न्यू से देते तो क्वेश्चन आता कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेटअप होगा या नहीं होगा। एडिशन डेप्रिसिएशन साथ साथ इग्नोर करवा दिया। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2A। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। आपने टोटल इनकम निकालनी थी आईपीएस। टोटल इनकम निकालनी थी फॉर ROR एंड RNOR, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। 6 नंबर फ्री के थे। इनमें फर्स्ट पॉइंट था वो कह रहा रेम्यूनरेशन ऑफ 50,000 रुपीज फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन मलेशिया, क्रेडिट टू हिज बैंक अकाउंट इन मलेशिया एंड इमीडिएटली रेमिट टू हिज बैंक अकाउंट इन इंडिया। तो ये एक्रू भी मलेशिया में हुई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ी है ये, नो, बिकॉज सर्विस रेंडर्ड इन मलेशिया है और रिसीव भी मलेशिया में हुई है। तो RNOR के केस में तो टैक्स नहीं होगी, बट ये ROR के केस में टैक्स होगा अंडर द हेड सैलरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सैलरी में टैक्स होगा तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी पड़ेगी 50,000 रुपए की। टोटल इनकम नहीं लगेगी बट आपको दिखाना पड़ेगा, है ना, कि RNOR के हाथ में भी कुछ टैक्सेबल नहीं है, बट बिकॉज कि वो ना एक्रू हो रहा ना रिसीव हो रहा। ROR के हाथ में टैक्सेबल है बट अमाउंट जीरो हो रहा है बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। की सैलरी 50,000 की है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, जीरो। बाकी तो बड़े बेसिक से एग्जांपल वाले पॉइंट है। अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, तो पास्ट के प्रॉफिट से तो इसका कभी टैक्स हो ही नहीं सकते किसी के भी हाथ में, ना ROR के ना RNOR। इसमें 2 पॉइंट में आपको डिडक्शन देनी पड़ेगी। 50,000 आपने पे किया रिपेमेंट ऑफ लोन टू कंस्ट्रक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, तो अब ये प्रिंसिपल जो है इसकी आपको 80C में डिडक्शन मिलेगी और इंटरेस्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट का आपको 80TTA मिलेगा 10,000 रुपए का। बी पार्ट बच्चों TDS और TCS का था। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट TDS का था 194I कि ABC लिमिटेड जो कंपनी है उसने कोई प्रीमिसेस अपना रेंट पे ली है, जो रेंट दे रही है वो दे रही है 75,000 प्लस 18% GST। तो GST कंपोनेंट पे कोई TDS नहीं कटता। अगर वो सेपरेटली मेंशन है तो अज्यूम करोगे सेपरेटली मेंशन है तो उस पर TDS नहीं कटेगा। सिर्फ 75,000 रुपए पे ये पर मंथ है, इसको पर ईयर करके आपको TDS काटना है 194I में। सिंपल। सेकंड बच्चों TCS का क्वेश्चन था 1F का कि अगर आप मोटर कार खरीदते हो मोर देन 10 लाख का तो आपका TCS कलेक्ट होता है 1%, पर जो 10 लाख की वैल्यू है वो पर मोटर कार है। तो इस केस में 4 लाख पे कोई TCS नहीं होगा, बट 12 लाख पे अपना 1% 12,000 रुपए का TCS कलेक्ट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। 3A अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑन डीम डिविडेंड। अगर पता हो तो डीम डिविडेंड एक कंसेप्ट होता है 222E में। वो क्या कहता है कि अगर कोई शेयर होल्डर एक प्राइवेट लिमिटेड क्लोजली हेल्ड कंपनी से लोन लेता है और वो एक शेयर होल्डर है अपनी उसके बाद क्लोजली हेल्ड कंपनी में शेयर होल्डर है, वो क्लोजली हेल्ड कंपनी उसको लोन देती है, तो जो उसको लोन मिला उसको वो डिविडेंड मान लेते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन द हैंड्स ऑफ दैट कंपनी। तो इस केस में तो वो शेयर होल्डर जो है 20% उससे ज्यादा शेयर होल्ड करना चाहिए, सॉरी 10% उससे ज्यादा शेयर होल्ड करना चाहिए। इस केस में उसके 22% शेयर हैं, उसने लोन लिया 2 लाख का, बट कंपनी के पास प्रॉफिट है 10 लाख, 1 लाख के, तो ये 1 लाख का ही डीम डिविडेंड होगा, 2 लाख का नहीं होगा। बस में यही छोटा सा पॉइंट। सेक्शन 35 की डिडक्शन है बच्चों, पता नहीं क्यों पूछ लिया, अब तो कोई रेलिवेंस ही नहीं है। ये बहुत पहले होता था जब डिफरेंट वेटेड डिडक्शन मिलती थी, कोई 150% मिलती थी, कोई 200 मिलती थी, और सीधा 100% डिडक्शन मिलती है। तो बस इसमें आपको ये 2.5 लाख रुपए की जो डिडक्शन है वो परचेज ऑफ लैंड वो नहीं मिलेगा, बाकी सबसे टोटल करना है 1 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, सीधा आंसर आ जाएगा, और 2.5 लाख। पता नहीं कंपनी ने मतलब ऐसा बेसिक सा क्वेश्चन क्यों पूछा गया, मे बी बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन में होंगे कुछ ना कुछ उसको कॉपी पेस्ट किया हुआ विदाउट रियलाइजिंग की लॉ चेंज हो गया। बी पार्ट क्या निकालना है इसमें, कैपिटल गेन। हाँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, कैपिटल गेन निकालना है। प्रॉपर्टी उसने इनहेरिट की थी दिसंबर 2009 में अपने फादर से। 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है, तो 13-14 में कुछ इंप्रूवमेंट हुई 10 लाख रुपए की। उसके फादर ने 2000 में बाय किया था 10 लाख रुपए का, और उसने बेचा है 75 लाख, और बेचने के लिए खर्चा हुआ है 50,000।
ही परचेज इनिशियल हाउस, और उसने 12 लाख का वो कोई घर भी खरीद लिया। मुझे लगा था बड़े बड़े अमाउंट होंगे, जो 10 करोड़ की जो लिमिट आई है वो चेक कर लेंगे, बट अमेंडमेंट कोई कवर नहीं की गई। तो बहुत सिंपल सा है, 75 लाख का आपका सेल कंसिडरेशन हो गया, उसमें से 50,000 आप लेस कर दोगे फॉर ट्रांसफर, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कर दोगे। कॉस्ट कितनी होगी, उसके इनहेरिट हुआ है, प्रीवियस ओनर से लिया है, तो अगर प्रीवियस ओनर से लेते हो तो कॉस्ट कितनी हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर विच वाज 10 लाख, और उन्होंने कब खरीदा 2000 में। तो अगर 2001 से पहले लिया हो तो 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू है 2000 विच इज हायर, या फिर परचेज कॉस्ट विच इज हायर। तो 10 लाख और 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू 13 लाख, तो 13 लाख आपकी कॉस्ट हो जाएगी, और इसको इंडेक्स कर दोगे आप अपना आज के डेट में। ठीक है, इंडेक्सेशन के लिए आप जो बेस ईयर होगा वो 2001 ही होगा, दो आपने 2009 में इनहेरिट किया है, बट सिंस प्रीवियस ओनर से लिया है ना इनहेरिटेंस में, तो चंडीगढ़ अपना ट्रिब्यूनल का केस है जो आपके मॉड्यूल में गिवन है, इंडेक्सेशन वहीं से होता है फ्रॉम द डेट हेल्ड बाय द प्रीवियस ओनर। और जो इंप्रूवमेंट है 10 लाख रुपए की, ये 2013-14 से इंडेक्स हो जाएंगी, जो आएगा वो कैपिटल गेन आ जाएगा, उसमें से आप लेस कर दोगे 12 लाख रुपए फॉर सेक्शन 54, जो बच्चा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा। बड़ा सिंपल। कहता है डज नॉट ओन एनी हाउस, वो हो करता भी होगा जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, है ना, बिकॉज मैं 54 क्लेम कर रहा हूँ, 54F क्लेम नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4A सेटअप का क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था। जो अच्छे पॉइंट्स मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, अच्छे तो क्या, थोड़े से अलग पॉइंट। पॉइंट नंबर 5 देखो, इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट टू बी 50,000 रिसीव्ड बाय हिज सन एज 21 ईयर आउट ऑफ मनी गिफ्टेड बाय मिस्टर जोशी इज एसएससी इन 2022। तो वो कह रहा है मिस्टर जोशी ने अपने बेटे को हु इज 21 ऑफ ईयर एज कुछ अमाउंट गिफ्ट किया था, उसने एफडी में करवा दिया, उससे 50,000 का इंटरेस्ट आया। बस सिंस वो जो अपना बेटा है वो मेजर है, तो इसमें कोई क्लबिंग नहीं होगी, नो क्लबिंग। एक कहता है जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं उसमें प्रॉपर्टी बिजनेस का लॉस है फॉर द ईयर 13-14, तो 8 साल पूरे हो गए हैं, ये एक्सपायर हो चुका है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे। अनरिजॉल्व डेप्रिसिएशन है 14-15 का 1 लाख रुपए, ये आप यूज कर पाओगे बिकॉज अनरिजॉल्व डेप्रिसिएशन इन्फिनिट ईयर्स तक कैश आउट कर सकते हैं। एक कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड किया हुआ है 18-19 का, बट उस साल हमने जो रिटर्न है वो ड्यू डेट तक नहीं भरी थी, तो ये भी एक्सपायर हो गया, इसको भी आप यूज नहीं कर पाओगे, नो ट्रीटमेंट। लास्ट पार्ट 4B बच्चों, 3 सिनेरियो दे रखे हैं, वो पूछ रहा है कि रिटर्न भरनी या नहीं भरनी। फर्स्ट पार्ट थोड़ा अच्छा है, वो क्या टोटल इनकम 2,90,000 की है, और वो अपना ये एक छोटी सी अमेंडमेंट जो कवर की गई है पूरे पेपर में, न्यू स्कीम डिफॉल्ट स्कीम 115 स्कीम में ऑप्ट करना चाहता है। तो 115 में जो आपका बेसिक एजम्पशन लिमिट है वो 3 लाख की होती है, तो टोटल इनकम इज लेस देन बेसिक एजम्पशन लिमिट, तो उसको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। बाकी दोनों केस में उसको जरूरत आएगी, लेकिन केस में इसलिए आ जाएगी बिकॉज टीडीएस जो है 50,000 से ऊपर है, सीनियर सिटीजन में 50,000 की लिमिट है, अगर टीडीएस और टीसीएस क्रेडिट अगर 50,000 से ऊपर मिला के तो आपको आईटीआर भरनी पड़ती है। बी वाला बच्चों बड़ा ही थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है अपना, तो नोटिफिकेशन में कह रहे हैं कि किस किस लोगों को रिटर्न भरनी जरूरी है, तो 4 लिमिट है कि बिजनेस में आपकी टर्नओवर 60 लाख से ऊपर है, प्रोफेशन में 10 लाख से ऊपर है, या टीडीएस और टीसीएस क्रेडिट 50,000 से ऊपर है 25,000 से इन द केस ऑफ अदर देन सीनियर सिटीजन, है ना, या फिर अपने सेविंग बैंक में 50 लाख से ऊपर जमा करवाया है, तो इन 4 केस में आपको आईटीआर बनना जरूरी है, इवन इफ आपकी टोटल इनकम बेसिक एजम्पशन से कम भी है तो, है ना। एक्चुअली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज एप्लीकेशन बेस्ड, जहाँ पे क्वेश्चन को अप्लाई करना होता है, बट एक 5 to 10% वो अपना नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, जहाँ पे सीधा डेटाफिकेशन आपको सीधा थ्योरी बेस्ड आपने आंसर करना होता है, दिस इज पार्ट ऑफ दैट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज द इनकम टैक्स पेपर, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 ही मेजरली मुझे यहाँ पर डिस्कस करना था, बाकी क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में कोई भी जान नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है। ICAI वांट्स कि आप जल्दी जल्दी पास हो, तो उसका चीज़ों का फायदा उठाओ, है ना। इजी पेपर्स आ रहे हैं तो इसको एनकैच करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आई डोंट थिंक कि वो इतना डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आपने 31 जुलाई ड्यू डेट ले लिया तो आपका आंसर काटेंगे, वैसे भी स्टेप वाइज मार्किंग होती है, लेकिन वो स्टेप के मार्क्स भी मेरे ख्याल से लूज नहीं होंगे, जितना मैं समझता हूँ। ICAI आपको दोनों ऑल्टरनेटिव में दोनों के आंसर के मार्क्स देगा, चाहे ड्यू डेट 31 अक्टूबर है या 31 जुलाई। जैसा मैंने डिस्कस किया हमने आपके साथ, इट्स लॉजिकली नॉट राइट 31 जुलाई ड्यू डेट हो, ड्यू डेट शुड बी 31 अक्टूबर, लॉजिकली एसएससी शुड बी कवर्ड बाय 44A-D4, है ना।
तो दिस वाज ऑल अबाउट इनकम टैक्स पेपर। कुछ भी क्वेरी हो है ना, मैं से डिस्कस कर। थैंक यू।